आपका स्वागत है किस्से कविताएं में। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी हतक। दिन भर की थकी मांदी वो अभी अभी अपने बिस्तर पर लेटी थी और लेटते ही सो गई। म्यूनिसिपल कमेटी का दारोगा सफाई, जिसे वो सेठ जी के नाम से पुकारा करती थी, अभी अभी उसकी हड्डियां पसलियां झंझोड़कर शराब के नशे में चूर घर वापस गया था। वो रात को यहीं पर ठहर जाता, मगर उसे अपनी धर्म पत्नी का बहुत ख्याल था, जो उससे बेहद प्रेम करती थी। वो रुपए जो उसने अपनी जिस्मानी मशक्कत के बदले उस दारोगा से वसूल किए थे, उसकी चुस्त और थूक भरी चोली के नीचे से ऊपर को उभरे हुए थे। कभी कभी सांस के उतार चढ़ाव से चांदी के ये सिक्के खनखनाने लगते और उसकी खनखनाहट उसके दिल की बहरांग धड़कनों में घुल मिल जाती। ऐसा मालूम होता कि इन सिक्कों की चांदी पिघलकर उसके दिल के खून में टपक रही है। उसका सीना अंदर से तप रहा था। ये गर्मी कुछ तो इस ब्रांडी के बाइज थी, जिसका अद्धा दरोगा अपने साथ लाया था, और कुछ इस बियोड़ा का नतीजा थी, जिसका सोडा खत्म होने पर दोनों ने पानी मिलाकर पिया था। वो सागवान के लंबे और चौड़े पलंग पर औंधे मुंह लेटी थी। उसकी बाहें, जो कांधों तक नंगी थी, पतंग की उस काप की तरह फैली हुई थी, जो ओस में भीग जाने के बाइज पतले कागज से जुदा हो जाए। दाएं बाजू की बतल में शिकन आलूद गोश्त उभरा हुआ था, जो बार बार मुड़ने के बाइज नीली रंगत इख्तियार कर गया था, जैसे नूची हुई मुर्गी की खाल का एक टुकड़ा वहां पर रख दिया गया है। कमरा बहुत छोटा था, जिसमें बेशुमार चीजें बेतरतीबी के साथ बिखरी हुई थी। 3-4 सूखे सड़े चप्पल पलंग के नीचे पड़े थे, जिनके ऊपर मुंह रखकर एक थारिश ज़दा कुत्ता सो रहा था और नींद में किसी धैर्य मरई चीज को मुंह चिढ़ा रहा था। उस कुत्ते के बाल जगह जगह से थारिश के बाइज उड़े हुए थे। दूर से अगर कोई उस कुत्ते को देखता तो समझता कि पैर पोंछने वाला पुराना टाट दोहरा करके जमीन पर रखा है। इस तरफ छोटे से दीवार गिर पर सिंगार का सामान रखा था। गालों पर लगाने की सुर्खी, होंठों की सुर्ख बत्ती, पाउडर, कंघी और लोहे के पिन, जो वो ठालेबन अपने जोड़े में लगाया करती थी। पास ही एक लंबी खूंटी के साथ सबस तोते का पिंजरा लटक रहा था, जो गर्दन को अपनी पीठ के बालों में छुपाए सो रहा था। पिंजरा कच्चे अमरूद के टुकड़ों और गले हुए संतरे के छिलकों से भरा पड़ा था। इन बदबूदार टुकड़ों पर छोटे छोटे काले रंग के मच्छर या पतंग उड़ रहे थे। पलंग के पास ही बेद की एक कुर्सी पड़ी थी, जिसकी पुष्ट सर टेकने के बाइज बेहद मैली हो रही थी। उस कुर्सी के दाएं हाथ को एक खूबसूरत तिपाई थी, जिस पर हजमास्टर जवाइस का पोर्टेबल ग्रामोफोन पड़ा था। उस ग्रामोफोन पर मंडे हुए काले कपड़े की बहुत बुरी हालत थी। जंगालूद सोइयां तिपाई के अलावा कमरे के हर कोने में बिखरी हुई थी। इस तिपाई के ऐन ऊपर दीवार पर 4 फ्रेम लटक रहे थे, जिनमें मुख्तलिफ आदमियों की तस्वीरें जुड़ी थी। इन तस्वीरों से जरा हटकर, यानी दरवाजे में दाखिल होते ही बाएं तरफ की दीवार के कोने में गणेश जी की शोध रंग की तस्वीर, जो ताजा और सूखे हुए फूलों से लदी हुई थी। शायद यह तस्वीर कपड़े के किसी थान से उतारकर फ्रेम में जड़ाई गई थी। इस तस्वीर के साथ छोटे से दीवार गिर पर, जो कि बेहद चिकना हो रहा था, तेल की एक प्याली धरी थी, जो दिए को रोशन करने के लिए रखी गई थी। पास ही दिया पड़ा था, जिसकी लौ हवा बंद होने के बाइज माथे के मानिंद सीधी खड़ी थी। उस दीवार गिर पर रुई की छोटी बड़ी मरोड़ियां भी पड़ी थी। जब वो बोहनी करती थी तो दूर से गणेश जी की इस मूर्ति से रुपए छुवाकर और फिर अपने माथे के साथ लगाकर उन्हें अपनी चोली में रख लिया करती थी। उसकी छातियां चूंकि काफी उभरी हुई थी, इसलिए वो जितने रुपए भी अपनी चोली में रखती महफूज पड़े रहते थे। अलबत्ता कभी कभी जब माधव पुणे से छुट्टी लेकर आता तो उसे अपने कुछ रुपए पलंग के पाए के नीचे इस छोटे से गड्ढे में छुपाना पड़ते थे, जो उसने तास इस काम की तरह से खोदा था। माधव से रुपए महफूज रखने का यह तरीका सौगंधी को रामलाल दलाल ने बताया था। उसने जब यह सुना कि माधव पुणे से आकर सौगंधी पर धावे बोलता है तो कहा था, इस साले को तूने कब से यार बनाया है? ये बड़ी अनोखी आशिती माशूती है। एक पैसा अपनी जेब से निकालता नहीं और तेरे साथ मजे उड़ाता रहता है। मजे अलग रहे, तुझसे कुछ ले भी मरता है। सौगंधी, मुझे कुछ दाल में काला नजर आता है। इस साले में कुछ बात जरूर है, जो तुझे भा गया है। 7 साल से ये धंधा कर रहा हूं।
तुम छोकरियों की सारी कमजोरियां जानता हूं। ये कहकर रामलाल दलाल ने, जो बंबई शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वाली 120 छोकरियों का धंधा करता था, सौगंधी को बताया, साली अपना धन यूं ना बर्बाद कर। तेरे अंग पर से ये कपड़ा भी उतार कर ले जाएगा। वो तेरी मां का यार। इस पलंग के पाए के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर इसमें सारे पैसे दबा दिया कर, और जब वो यार आया करे तो उससे कहा कर, तेरी जान की कसम माधव, आज सुबह से एक धेले का मुंह नहीं देखा। बाहर वाले से कहकर एक कप चाय और अफलातून बिस्कुट तो मंगा। भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, समझी? बहुत नाजुक वक्त आ गया है मेरी जान। इस साली कांग्रेस ने शराब बंद करके बाजार बिल्कुल मंदा कर दिया है, पर तुझे तो कहीं न कहीं से पीने को मिल ही जाती है। भगवान की कसम, जब तेरे यहां कभी रात की थाली की हुई बोतल देखता हूं और दारू की बौ सूंघता हूं तो जी चाहता है तेरी जून में चला जाऊं। सौगंधी को अपने जिस्म में सबसे ज्यादा अपना सीना पसंद था। एक बार जमुना ने उससे कहा था, नीचे से इन बम के गोलों को बांध के रखा कर, अंग्या पहनेगी तो इनकी सख्ताई ठीक रहेगी। सौगंधी ये सुनकर हंस दी। जमुना, तू सबको अपने मरी का समझती है। 10 रुपए में लोग तेरी बोटियां तोड़कर चले जाते हैं। तू तो समझती है कि सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा। कोई मोवा लगाए तो ऐसी वैसी जगह हाथ। अरे हां, कल की बात तुझे सुनाऊं। रामलाल रात के 2 बजे एक पंजाबी को लाया। रात का 30 रुपए तय हुआ। जब सोने लगे तो मैंने बत्ती बुझा दी। अरे वो तो डरने लगा। सुनती हो जमुना, तेरी कसम अंधेरा होते ही उसका सारा ठाट किरा हो गया। वो डर गया। मैंने कहा, चलो चलो देर क्यों करते हो, 3 बजने वाले हैं, अब दिन चढ़ाएगा। बोला, रोशनी करो, रोशनी करो। मैंने कहा, यह रोशनी क्या हुआ? बोला, लाइट लाइट। उसकी भींची हुई आवाज सुनकर मुझसे हंसी न रुकी। भाई मैं तो लाइट न करूंगी। और यह कहकर मैंने उसकी गोश्त भरी रान की चुटकीली तड़प कर उठ बैठा और लाइट ऑन कर दी। मैंने झट से चादर ओढ़ ली और कहा, तुझे शर्म नहीं आती मर्दवे? वो पलंग पर आया तो मैं उठी और लपक कर लाइट बुझा दी। वो फिर घबराने लगा। तेरी कसम बड़े मजे में रात कटी। कभी अंधेरा कभी उजाला, कभी उजाला कभी अंधेरा। ट्राम की खड़खड़ हुई तो पतलूनो तलवुन पहनकर वो उठ भागा। साले ने 30 रुपए सट्टे में जीते होंगे, जो यूं मुफ्त दे गया। जमुना तू बिल्कुल अलहड़ है। बड़े बड़े गुर याद है मुझे इन लोगों को ठीक करने के लिए। सौगंधी को वाकई बहुत से गुर याद थे, जो उसने अपनी 1-2 सहेलियों को बताए भी थे। आमतौर पर वो ये गुर सबको बताया करती थी। अगर आदमी शरीफ हो, ज्यादा बातें न करने वाला हो, तो उससे तूब शरारतें करो, अनगिनत बातें करो। उसे छेड़ो सताओ, उसके गुदगुदी करो। उससे खेलो। अगर दाढ़ी रखता हो तो उसमें उंगलियों से कंघी करते करते 2-4 बाल भी नोच लो। पेट बड़ा हो तो थपथपाओ। उसको इतनी मोहलत ही ना दो कि अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ करने पाए। वो खुश खुश चला जाएगा और रकम भी बची रहेगी। ऐसे मर्द जो गुपचुप रहते हैं बड़े खतरनाक होते हैं बहन। हड्डी पसली तोड़ देते हैं अगर इनका दाव चल जाए। सौगंधी इतनी चालाक नहीं थी जितनी खुद को जाहिर करती थी। उसके गाहक बहुत कम थे। थाय दर्जा जज्बाती लड़की थी। यही वजह है कि वो तमाम गुर जो उसे याद थे उसके दिमाग से फिसल कर उसके पेट में आ जाते थे, जिस पर एक बच्चा पैदा करने के बाइज कई लकीरें पड़ गई थी। इन लकीरों को पहली मर्तबा देखकर उसे ऐसा लगा था कि उसके थारिश ज़दा कुत्ते ने अपने पंजे से ये निशान बना दिए हैं। सौगंधी दिमाग में ज्यादा रहती थी, लेकिन जूं ही कोई नर्म नाजुक बात, कोई कोमल बोली उससे कहता तो झट पिघलकर वो अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाती। गो मर्द और औरत के जिस्मानी मिलाप को उसका दिमाग बिल्कुल जुजूल समझता था, मगर उसके जिस्म के बाती आज़ा सबके सब इसके बहुत बुरी तरह ठाइल थे। वो थकन चाहते थे, ऐसी थकन जो उन्हें झिंझोड़कर उसे मारकर सुलाने पर मजबूर कर दे। ऐसी नींद जो थककर चूर चूर हो जाने के बाद आए, कितनी मजेदार होती है। वो बेहोशी जो मार खाकर बंद बंद ढीले हो जाने पर तारी होती है, कितना आनंद देती है। कभी ऐसा होता है कि तुम हो और कभी ऐसा मालूम होता है कि तुम नहीं, और इस होने और न होने के बीच में कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि तुम हवा में बहुत ऊंची जगह लटकी हुई हो। ऊपर हवा, नीचे हवा, दाएं हवा,
बाय हवा, बस हवा ही हवा। और फिर इस हवा में दम घुटना भी एक खास मजा देता है। बचपन में जब वो आंख मिचौली खेला करती थी और अपनी मां का बड़ा संदूक खोलकर उसमें छुप जाया करती थी, तो नाकाफी हवा में दम घुटने के साथ साथ पकड़े जाने के चौफ से वो तेज धड़कन जो इसके दिल में पैदा हो जाया करती थी, कितना मजा दिया करती थी। सौगंधी चाहती थी कि अपनी सारी जिंदगी किसी ऐसे ही संदूक में छुपकर गुजार दे जिसके बाहर ढूंढने वाले फिरते रहें, कभी कभी उसको ढूंढ निकालें ताकि वो कभी उनको ढूंढने की कोशिश करे। ये जिंदगी जो वो 5 बरस से गुजार रही थी, आंख मिचौली ही तो थी। कभी वो किसी को ढूंढ लेती थी और कभी कोई उसे ढूंढ लेता था। बस यूं ही उसका जीवन बीत रहा था। वो खुश थी इसलिए कि उसको खुश रहना पड़ता था। हर रोज रात को कोई न कोई मर्द उसके चौड़े सागवानी पलंग पर होता था और सौगंधी, जिसको मर्दों के ठीक करने के लिए बेशुमार गुर याद थे, इस बात का बार बार तय करने पर भी कि वो उन मर्दों की कोई ऐसी वैसी बात नहीं मानेगी और उनके साथ बड़े रूखेपन के साथ पेश आएगी, हमेशा अपने जज्बात के धारे में बह जाया करती थी और फकत एक प्यासी औरत रह जाया करती थी। हर रोज रात को उसका पुराना या नया मुलाकाती उससे कहा करता था, सौगंधी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और सौगंधी ये जानबूझकर भी कि वो झूठ बोलता है, बस मोम हो जाती थी और ऐसा महसूस करती थी जैसे सचमुच उससे प्रेम किया जा रहा है। प्रेम कितना सुंदर बोल है। वो चाहती थी उसको पिघला कर अपने सारे अंगों पर मल ले, उसकी मालिश करे ताकि ये सारे का सारा उसके मुसामों में रच जाए, या फिर वो खुद उसके अंदर चली जाए, सिमट सिमटा कर उसके अंदर दाखिल हो जाए और ऊपर से ढकना बंद कर दे। कभी कभी जब प्रेम किए जाने का जज्बा उसके अंदर बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता, तो कई बार उसके जी में आता कि अपने पास पड़े हुए आदमी को गोदी में लेकर थपथपाना शुरू कर दे और लोरिया देकर उसे गोदी में सुला दे। प्रेम कर सकने की अहलियत उसके अंदर इस कदर ज्यादा थी कि हर उस मर्द से जो उसके पास आता था वो मोहब्बत कर सकती थी और फिर उसको निभा भी सकती थी। अब तक 4 मर्दों से अपना प्रेम निभा ही तो रही थी, जिनकी तस्वीरें इसके सामने दीवार पर लटक रही थी। हर वक्त ये एहसास उसके दिल में मौजूद रहता था कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये अच्छापन मर्दों में क्यों नहीं होता। ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी। एक बार आईना देखते हुए बेइख्तियार उसके मुंह से निकल गया था, सौगंधी, तुझसे जमाने ने अच्छा सुलूक नहीं किया। ये जमाना यानी 5 बरसों के दिन और उनकी रातें उसके जीवन के हर तार के साथ वाबस्ता थे। गो उस जमाने से उसको खुशी नसीब नहीं हुई थी जिसकी ख्वाहिश उसके दिल में मौजूद थी। ताहम वो चाहती थी कि यूं ही उसके दिन बीतते चले जाएं। उसे कौन से महल खड़े करना थे जो रुपए पैसे का लालच करती। 10 रुपए उसका आम नर्क था, जिसमें से 2.5 रुपए रामलाल अपनी दलाली के काट लेता था। 7.5 रुपए उसे रोज मिल ही जाया करते थे, जो उसकी अकेली जान के लिए काफी थे। और माधव जब पुणे से बाकौल रामलाल दलाल सौगंधी पर धावे बोलने के लिए आता था, तो वो 10-15 रुपए कराज भी अदा करती थी। ये कराज सिर्फ इस बात का था कि सौगंधी को उससे कुछ वो हो गया था। रामलाल दलाल ठीक कहता था, उसमें ऐसी बात जरूर थी जो सौगंधी को बहुत भा गई थी। अब उसको छुपाना क्या, बता ही क्यों नहीं दे। सौगंधी से जब माधव की पहली मुलाकात हुई तो उसने कहा था, तुझे लाज नहीं आती अपना भाव करते। जानती है तू मेरे साथ किस चीज का सौदा कर रही है और मैं तेरे पास क्यों आया हूं। छी छी छी, 10 रुपए और जैसा कि तू कहती है 2.5 रुपए दलाल के, बाती रहे 7.5, रहना 7.5। अब इन 7.5 रुपयों पर तू मुझे ऐसी चीज देने का वचन देती है जो तू दे ही नहीं सकती, और मैं ऐसी चीज लेने आया जो मैं ले ही नहीं सकता। मुझे औरत चाहिए, पर तुझे क्या उस वक्त उसी घड़ी मर्द चाहिए। मुझे तो कोई औरत भी भा जाएगी, पर क्या मैं तुझे जचता हूं। तेरा मेरा नाता ही किया है, कुछ भी नहीं। बस ये 10 रुपए, जिनमें से 2.5 रुपए दलाल में चले जाएंगे और बाती इधर उधर बिखर जाएंगे। तेरे और मेरे बीच में बज रहे हैं, तो भी इनका बजना सुन रही है, और मैं भी। तेरा मन कुछ और सोचता है, मेरा मन कुछ और। क्यों ना कोई ऐसी बात करें कि तुझे मेरी जरूरत हो और मुझे तेरी। पुणे में हवालदार हूं, महीने में 1 बार आया करूंगा, 3-4 दिन के लिए। ये धंधा छोड़, मैं तुझे कर्ज दे दिया करूंगा। क्या भाड़ा है इस खोली का?
माधव ने और भी बहुत कुछ कहा था, जिसका असर सौगंधी पर इस कदर ज्यादा हुआ था कि वो चंद लम्हात के लिए खुद को हवालदारनी समझने लगी थी। बातें करने के बाद माधव ने उसके कमरे की बिखरी हुई चीजें करीने से रखी थी और नंगी तस्वीरें जो सौगंधी ने अपने सिरहाने लटका रखी थी बिना पूछे फाड़ दी थी और कहा था, सौगंधी भाई मैं ऐसी तस्वीरें यहां नहीं रखने दूंगा। और पानी का ये घड़ा देखना कितना मेला है, और ये चीथड़े, ये चंदिया, उफ कितनी बुरी बास आती है, उठा के बाहर फेंक इनको। और तूने अपने बालों का सत्यानाश कर रखा है। और 3 घंटे की बातचीत के बाद सौगंधी और माधव आपस में घुल मिल गए थे और सौगंधी को तो ऐसा महसूस हुआ था कि बरसों से हवालदार को जानती है। उस वक्त तक किसी ने भी कमरे में बदबूदार चीथड़ों, मैले घड़े और नंगी तस्वीरों की मौजूदगी का ख्याल नहीं किया था, और न कभी किसी ने उसको ये महसूस करने का मौका दिया था कि उसका एक घर है जिसमें घरेलूपन आ सकता है। लोग आते थे और बिस्तर तक कलाजत को महसूस किए बगैर चले जाते थे। कोई सौगंधी से ये नहीं कहता था, देख तो आज तेरी नाक कितनी लाल हो रही है, कहीं जुकाम न हो जाए तुझे, ठहर मैं तेरे वास्ते दवा लाता हूं। माधव कितना अच्छा था, उसकी हर बात 52 तौला और पाव रत्ती की थी। क्या खरी खरी सुनाई थी। उसने सौगंधी कोट उसे महसूस होने लगा कि उसे माधव की जरूरत है। चुनांचे इन दोनों का संबंध हो गया। महीने में एक बार माधव पुणे से आता था और वापस जाते हुए हमेशा सौगंधी से कहा करता था, देख सौगंधी, अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने एक बार भी किसी मर्द को अपने यहां ठहराया तो चुटिया से पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। देख इस महीने का खर्च मैं तुझे पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। हां, क्या भाड़ा है इस खोली का? न माधव ने कभी पूना से कर्ज भेजा था और न सौगंधी ने अपना धंधा बंद किया था। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि क्या हो रहा है। न सौगंधी ने कभी माधव से यह कहा था कि तू ये क्या टर्टर किया करता है, एक फूटी कौड़ी भी दी है कभी तूने? और न माधव ने कभी सौगंधी से पूछा था, ये माल तेरे पास कहां से आता है, जबकि मैं तुझे कुछ देता ही नहीं। दोनों झूठे थे। दोनों एक मुलम्मा की हुई जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन सौगंधी खुश थी। जिसको असल सोना न मिले वो मुलम्मा किए हुए गहनों ही पर राजी हो जाया करता है। इस वक्त सौगंधी थकी मांदी सो रही थी। बिजली का कुमकुमा जिसे औज करना वो भूल गई थी, उसके सर के ऊपर लटक रहा था। उसकी तेज रोशनी उसकी मुंदी हुई आंखों के सामने टकरा रही थी, मगर वो गहरी नींद सो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 2 बजे ये कौन आया था? सौगंधी के त्वाब आलूद कानों में दस्तक भुन भुनाहट बनकर पहुंची। दरवाजा जब जोर से खटखटाया गया तो चौंक कर उठ बैठी। 2 मिली जुली शराबों और दांतों के रेखों में फंसे हुए मछली के रेजों ने उसके मुंह के अंदर ऐसा लुआब पैदा कर दिया था जो बेहद कसैला और लेसदार था। धोती के पल्लू से उसने ये बदबूदार लुआब साफ किया और आंखें मलने लगी। पलंग पर वो अकेली थी। झुककर इसने पलंग के नीचे देखा तो उसका कुत्ता सूखे हुए चप्पलों पर मुंह रखे सो रहा था और नींद में किसी भैर मरी चीज को मुंह चिढ़ रहा था, और तोता पीठ के बालों में सर दिए सो रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। सौगंधी बिस्तर पर से उठी। सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। घड़े से पानी का एक डोंगा निकालकर इसने कुल्ली की और दूसरा डोंगा गटागट पीकर उसने दरवाजे का पट थोड़ा सा खोला और कहा, रामलाल। रामलाल जो बाहर दस्तक देते हुए थक गया था, भुन्ना कर कहने लगा, तुझे सांप सूंघ गया था या क्या हो गया था? 1 घंटे से बाहर खड़ा दरवाजा खटखटा रहा हूं, कहां मर गई थी? फिर आवाज दबाकर उसने हौले से कहा, अंदर कोई है तो नहीं? जब सौगंधी ने कहा नहीं तो रामलाल की आवाज फिर ऊंची हो गई, तू दरवाजा क्यों नहीं खोलती? भाई हद हो गई है, क्या नींद पाई है? यूं एक एक छोकरी उतारने में 2-2 घंटे सर खपाना पड़े तो मैं अपना धंधा कर चुका। अब तू मेरा मुंह क्या देखती है? झटपट ये धोती उतारकर वो फूलों वाली साड़ी पहन, पाउडर वावडर लगा और चल मेरे साथ। बाहर मोटर में एक सेठ बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल चल एकदम जल्दी कर। सौगंधी आराम कुर्सी पर बैठ गई और रामलाल आईने के सामने अपने बालों में कंघी करने लगा। सौगंधी ने तिपाई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बाम की शीशी उठाकर इसका ढकना खोलते हुए कहा, रामलाल, आज मेरा जी अच्छा नहीं। रामलाल ने कंघी दीवारगीर पर रख दी
और मुड़कर कहा, तो पहले ही कह दिया होता। सौगंधी ने माथे और कनपटियों पर बाम से छूते हुए तलतफहमी दूर कर दी। वो बात नहीं रामलाल, ऐसे ही मेरा जी अच्छा नहीं। बहुत पी गई। रामलाल के मुंह में पानी भराया। थोड़ी बची हो तो ला जरा, हम भी मुंह का मजा ठीक कर लें। सौगंधी ने बाम की शीशी तिपाई पर रख दी और कहा, बचाई होती तो ये मुवा सर में दर्द ही क्यों होता। देख रामलाल, वो जो बाहर मोटर में बैठा है उसे अंदर ही ले आओ। रामलाल ने जवाब दिया, नहीं भाई, वो अंदर नहीं आ सकते। जेंटलमैन आदमी है। वो तो मोटर को गली के बाहर खड़ी करते हुए घबराते थे। तू कपड़े वपड़े पहन ले और जरा गली के नुक्कड़ तक चल, सब ठीक हो जाएगा। 7.5 रुपए का सौदा था। सौगंधी इस हालत में, जबकि उसके सर में शिद्दत से दर्द हो रहा था। कभी टबूल न करती, मगर उसे रूपों की सख्त जरूरत थी। उसकी साथ वाली खोली में एक मद्रासी औरत रहती थी, जिसका थाविंद मोटर के नीचे आकर मर गया था। उस औरत को अपनी जवान लड़की समेत वतन जाना था, लेकिन उसके पास चूंकि किराया ही नहीं था, इसलिए वो कसम पुरसी की हालत में पड़ी थी। सौगंधी ने कल ही उसको ढारस दी थी और उससे कहा था, बहन तू चिंता न कर, मेरा मर्द पुणे से आने ही वाला है, मैं उससे कुछ रुपए लेकर तेरे जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। माधव पूना से आने वाला था, मगर रूपों का बंदोबस्त तो सौगंधी ही को करना था। चुनाचे वो उठी और जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील करने लगी। 5 मिनटों में उसने धोती उतार कर फूलों वाली साड़ी पहनी और गालों पर सुर्ख पाउडर लगाकर तैयार हो गई। घड़े के ठंडे पानी का एक और डोंगा पिया और रामलाल के साथ हो ली। गली, जो कि छोटे शहरों के बाजार से भी कुछ बड़ी थी, बिल्कुल खामोश थी। गैस के वो लैंप जो खंभों पर जड़े थे, पहले की निस्बत बहुत धुंधली रोशनी दे रहे थे। जंग के बाइस उनके शीशों को गदला कर दिया गया था। इस अंधी रोशनी में गली के आखिरी सिरे पर एक मोटर नजर आ रही थी। कमजोर रोशनी में इसे स्याह रंग की मोटर का साया सा नजर आया और रात के पिछले पहर की भेदों भरी टामोशी। सौगंधी को ऐसा लगा कि उसके सर का दर्द सिजा पर भी छा गया है। एक कसैलापन उसे हुआ के अंदर भी महसूस होता था, जैसे ब्रांडी और बेवड़ा की बात से वो बोझल हो रही है। आगे बढ़कर रामलाल ने मोटर के अंदर बैठते हुए आदमियों से कुछ कहा। इतने में जब सौगंधी मोटर के पास पहुंच गई तो रामलाल ने एक तरफ हटकर कहा, लीजिए वो आ गई। बड़ी अच्छी छोकरी है, थोड़े ही दिन हुए हैं इसे धंधा शुरू किए। फिर सौगंधी से मुठातब होकर कहा, सौगंधी इधर आओ, सेठ जी बुलाते हैं। सौगंधी साड़ी का एक किनारा अपनी उंगली पर लपेटती हुई आगे बढ़ी और मोटर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। सेठ साहिब ने बैटरी इसके चेहरे के पास रोशन की। एक लम्हे के लिए इस रोशनी ने सौगंधी की खुमारालूद आंखों में चकाचौंध पैदा की। बटन दबाने की आवाज पैदा हुई और बुझ गई। साथ ही सेठ के मुंह से ऊं निकला। फिर एक मोटर का इंजन फड़फड़ाया और कार ये जावो जा। सौगंधी कुछ सोचने भी न पाई थी कि मोटर चल दी। उसकी आंखों में अभी तक बैटरी की तेज रोशनी घुसी हुई थी। वो ठीक तरह से सेठ का चेहरा भी तो न देख सकी थी। ये आखिर हुआ क्या था? इस ऊं का क्या मतलब था जो अभी तक इसके कानों में भिनभिना रही थी? क्या क्या? रामलाल दलाल की आवाज सुनाई दी। पसंद नहीं किया तुझे, 2 घंटे मुफ्त में ही बर्बाद किए। ये सुनकर सौगंधी की टांगों में, उसकी बाहों में, उसके हाथों में एक जबरदस्त हरकत का इरादा पैदा हुआ। कहाँ थी वो मोटर? कहाँ था वो सेठ? तो ऊं का मतलब यह था कि उसने मुझे पसंद नहीं किया। उसकी गाली इसके पेट के अंदर उठी और जबान की नोक पर आकर रुक गई। वो आखिर गाली किसे देती? मोटर तो जा चुकी थी। उसकी दुम की सुर्ख बत्ती इसके सामने बाजार के अंधियारे में डूब रही थी और सौगंधी को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लाल लाल अंगारा ऊं है जो उसके सीने में बर्मे की तरह उतरा चला जा रहा है। उसके जी में आया के जोर से पुकारे, ओ सेठ, जरा मोटर रोकना अपनी, बस 1 मिनट के लिए। वो सुनसान बाजार में खड़ी थी। फूलों वाली साड़ी जो वो खास तास मौतों पर पहना करती थी, रात के पिछले पहर की हल्की हल्की हवा से लहरा रही थी। ये साड़ी और उसकी रेशमी सरसराहट सौगंधी को कितनी बुरी मालूम होती थी। वो चाहती थी कि इस साड़ी के चीथड़े उड़ा दे, क्योंकि साड़ी हवा में लहरा लहरा कर ऊं ऊं कर रही थी। गालों पर उसने पाउडर लगाया था और होंठों पर सुर्खी।
जब उसे ख्याल आया कि ये सिंगार उसने अपने आप को पसंद कराने के वास्ते किया था, तो शर्म के मारे उसे पसीना आ गया। ये शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसने कुछ सोचा। मैंने इस मुए को दिखाने के लिए थोड़ी अपने आप को सजाया था। ये तो मेरी आदत है, मेरी क्या सबकी यही आदत है। पर ये रात के 2 बजे और रामलाल दलाल और ये बाजार और वो मोटर और बैटरी की चमक, ये सोचते ही रोशनी के धब्बे उसकी हद निगाह तक फिजा में इधर उधर तैरने लगे और मोटर के इंजन की फड़फड़ाहट उसे हवा के हर झोंके में सुनाई देने लगी। इसके माथे पर बाम का लेप, जो सिंगार करने के दौरान में बिल्कुल हल्का हो गया था, पसीना आने के बाइज उसके मुसामों में दाखिल होने लगा और सौगंधी को अपना माथा किसी और का माथा मालूम हुआ। जब हवा का एक झोंका उसके अर्च आलूद माथे के पास से गुजरा तो उसे ऐसा लगा कि सर्द सर्द टीन का टुकड़ा काटकर उसके माथे के साथ चस्पा कर दिया गया है। सर में दर्द वैसे का वैसा मौजूद था, मगर कयालात की भीड़ भाड़ और उनके शोर ने इस दर्द को अपने नीचे दबा रखा था। सौगंधी ने कई बार इस दर्द को अपने कयालात के नीचे से निकालकर ऊपर लाना चाहा, मगर नाकाम रही। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह उसका अंग अंग दुखने लगे। उसके सर में दर्द हो, उसकी टांगों में दर्द हो, इसके पेट में दर्द हो, उसकी बाहों में दर्द हो। ऐसा दर्द कि वो सिर्फ दर्द ही का ख्याल करे और सब कुछ भूल जाए। ये सोचते सोचते उसके दिल में कुछ हुआ। क्या ये दर्द था? एक लम्हे के लिए उसका दिल सिकुड़ा और फिर फैल गया। ये क्या था? लानत! ये तो वही ऊह थी जो उसके दिल के अंदर कभी सिकुड़ती थी और कभी फैलती थी। घर की तरफ सौगंधी के कदम उठे ही थे कि रुक गए और वो ठहर कर सोचने लगी। रामलाल दलाल का ख्याल है कि उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई। शक्ल का तो उसने जिक्र नहीं किया। उसने तो ये कहा था, सौगंधी तुझे पसंद नहीं किया। उसे सिर्फ मेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई तो क्या हुआ? मुझे भी तो कई आदमियों की शक्ल पसंद नहीं आती। वो जो अमावस की रात को आया था, कितनी बुरी सूरत थी उसकी। क्या मैंने नाग भौ नहीं चढ़ाई थी? जब वो मेरे साथ सोने लगा था तो मुझे घिन नहीं आई थी? क्या मुझे उबकाई आते आते नहीं रुक गई थी? ठीक है, पर सौगंधी, तूने उसे धुतकारा नहीं था, तूने उसको ठुकराया नहीं था। उस मोटर वाले सेठ ने तो तेरे मुंह पर थूका है। ऊं, इस ऊं का और मतलब ही क्या है? यही कि इस छछूंदर के सर में चंबेली का तेल। ऊं, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे रामलाल, तू ये छिपकली कहां से पकड़ कर ले आया है? इस लौंडिया की इतनी तारीफ कर रहा है तू, 10 रुपए और ये औरत। कच्चर क्या बुरी है, सौगंधी सोच रही थी और उसके पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक गर्म लहरें दौड़ रही थी। उसको कभी अपने आप पर गुस्सा आता था, कभी रामलाल दलाल पर, जिसने रात के 2 बजे उसे बेआराम किया। लेकिन भौरन ही दोनों को बेकसूर पाकर वो सेठ का ख्याल करती थी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें, उसके कान, उसकी बाहें, उसकी टांगे, उसका सब कुछ मुड़ता था कि उस सेठ को कहीं देख पाए। उसके अंदर ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से पैदा हो रही थी कि जो कुछ हो चुका है एक बार फिर हो, सिर्फ एक बार। वो हौले हौले मोटर की तरफ बढ़े, मोटर के अंदर से एक हाथ बैटरी निकाले और इसके चेहरे पर रोशनी फेंके। ऊं की आवाज आए और वो सौगंधी अंधाधुंध अपने दोनों पंजों से उसका मुंह नोचना शुरू कर दे। वहशी बिल्ली की तरह झपटे और अपनी उंगलियों के सारे नाखून, जो उसने मौजूदा फैशन के मुताबिक बढ़ा रखे थे, उस सेठ के गालों में गाड़ दे बालों से पकड़कर उसे बाहर घसीट ले और धड़ाधड़ मुक्के मारना शुरू कर दे और जब थक जाए तो रोना शुरू कर दे। रोने का ख्याल सौगंधी को सिर्फ इसलिए आया कि उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी की शिद्दत के बाइज 3-4 बड़े बड़े आंसू बन रहे थे। की सौगंधी ने अपनी आंखों से सवाल किया, तुम रोती क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है कि टपकने लगी हो? आंखों से किया हुआ सवाल चंद लम्हात तक इन आंसुओं में तैरता रहा, जो अब पलकों पर कांप रहे थे। सौगंधी इन आंसुओं में से देर तक उस खला को घूरती रही जिधर सेठ की मोटर गई थी। फफ, ये आवाज कहां से आई? सौगंधी ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन किसी को न पाया। अरे ये तो उसका दिल फड़फड़ाया था। वो समझी थी मोटर का इंजन बोला है। उसका दिल, ये क्या हो गया था उसके दिल को? आज ही रोग लग गया था उसे। अच्छा भला चलता चलता एक जगह रुक कर धड़ धड़ क्यों करता था, बिल्कुल उसे घिसे हुए रिकार्ड की तरह, जो सोई के नीचे
एक जगह आके रुक जाता है। रात कटी गिन गिन तारे कहता कहता तारे तारे की रट लगा देता था। आसमान तारों से अटा हुआ था। सौगंधी ने उनकी तरफ देखा और कहा, कितने सुंदर है। वो चाहती थी कि अपना ध्यान किसी और तरफ पलट दे, पर जब उसने सुंदर कहा तो झट से ये ख्याल इसके दिमाग में कूदा, ये तारे सुंदर है पर तू कितनी भोंडी है। क्या भूल गई अभी अभी तेरी सूरत को फटकारा गया है। सौगंधी बदसूरत तो नहीं थी। ये ख्याल आते ही वो तमाम अक्स एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे, जो इन 5 बरसों के दौरान में वो आईने में देख चुकी थी। इसमें शक नहीं कि उसका रंग रूप अब वो नहीं रहा था जो आज से 5 साल पहले था, जबकि वो तमाम फितरों से आजाद अपने मां बाप के साथ रहा करती थी। लेकिन वो बदसूरत तो नहीं हो गई थी। उसकी शक्लो सूरत उन आम औरतों की सी थी जिनकी तरफ मर्द गुजरते गुजरते घूर के देख लिया करते हैं। इसमें वो तमाम खूबियां मौजूद थी जो सौगंधी के ख्याल में हर मर्द उस औरत में जरूरी समझता है जिसके साथ उसे 1-2 रातें बसर करना होती है। वो जवान थी, उसके आज़ाम मुतनासिब थे। कभी कभी नहाते वक्त जब उसकी निगाहें अपनी रानों पर पड़ती थी तो वो खुद उनकी गोलाई और गुदगुदाहट को पसंद किया करती थी। वो खुशखल्क थी। इन 5 बरसों के दौरान में शायद ही कोई आदमी उससे नाखुश होकर गया हो। बड़ी मिलनसार थी, बड़ी रहमदिल थी। पिछले दिनों जब क्रिसमस में वो कोल पेठा में रहा करती थी, एक नौजवान लड़का उसके पास आया था। सुबह उठकर जब उसने दूसरे कमरे में जाकर खूंटी से कोट उतारा तो बटवा गायब पाया। सौगंधी का नौकर ये बटवा ले उड़ा था। बेचारा बहुत परेशान हुआ। छुट्टियां गुजारने के लिए हैदराबाद से बंबई आया था। अब उसके पास वापस जाने के लिए दाम न थे। सौगंधी ने तरस खाकर उसे उसके 10 रुपए वापस दे दिए थे। मुझ में क्या बुराई है? सौगंधी ने यह सवाल हर उस चीज से किया जो उसकी आंखों के सामने थी। गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंबे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर और सड़क की उखड़ी हुई बजरी, इन सब चीजों की तरफ उसने बारी बारी देखा। फिर आसमान की तरफ निगाहें उठाई जो उसके ऊपर झुका हुआ था, मगर सौगंधी को कोई जवाब न मिला। जवाब उसके अंदर मौजूद था। वो जानती थी कि वो बुरी नहीं अच्छी है, पर वो चाहती थी कि कोई उसकी तायद करे। कोई इस वक्त उसके कांधों पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कह दे, सौगंधी। कौन कहता है तू बुरी है? जो तुझे बुरा कहे वो आप बुरा है। नहीं, ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी का इतना कह देना काफी था, सौगंधी तू बहुत अच्छी है। वो सोचने लगी कि वो क्यों चाहती है कोई उसकी तारीफ करे। इससे पहले उसे इस बात की इतनी शिद्दत से जरूरत महसूस न हुई थी। आज क्यों वो बेजान चीजों को भी ऐसी नजरों से देखती है जैसे उन पर अपने अच्छे होने का एहसास तारी करना चाहती है। उसके जिस्म का जर्रा जर्रा क्यों मां बन रहा है? वो मां बनकर धरती की हर श्रेय को अपनी गोद में लेने के लिए क्यों तैयार हो रही थी? उसका जी क्यों चाहता था कि सामने वाले गैस के आहनी खंबे के साथ चिमट जाए और उसके सर्द लोहे पर अपने गाल रख दे, अपने गर्म गर्म गाल, और उसकी सारी सर्दी चूस ले। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंबे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर और हर वो श्रेय जो रात के सन्नाटे में उसके आसपास थी, हमदर्दी की नजरों से उसे देख रही है। और उसके ऊपर झुका हुआ आसमान भी, जो मटियाले रंग की ऐसी मोटी चादर मालूम होता था जिसमें बेशुमार सूरात हो रहे हैं। उसकी बातें समझता था और सौगंधी को भी ऐसा लगता था कि वो तारों का टिमटिमाना समझती है। लेकिन उसके अंदर क्या गड़बड़ थी? वो क्यों अपने अंदर उस मौसम की फिजा महसूस करती थी जो बारिश से पहले देखने में आया करता है? उसका जी चाहता था कि उसके जिस्म का हर मुसाम खुल जाए और जो कुछ उसके अंदर उबल रहा है उनके रास्ते बाहर निकल जाए। पर यह कैसे हो? सौगंधी गली के नुक्कड़ पर तत डालने वाले लाल भपके के पास खड़ी थी। हवा के तेज झोंके से उस भपके की आहनी जबान, जो उसके खुले हुए मुंह में लटकती रहती है, लड़खड़ाई तो सौगंधी की निगाहें यकबैक उसकी तरफ उठीन जिधर मोटर गई थी, मगर उसे कुछ नजर न आया। उसे कितनी जबरदस्त आरजू थी कि मोटर फिर एक बार आए और ना आए। बला से मैं अपनी जान क्यों बेकार हलकान करूं? घर चलते हैं और आराम से लंबी तान कर सोते हैं। इन झगड़ों में रखा ही किया है, मुफ्त की दर्द सरी ही तो है। चल सौगंधी, घर चल। ठंडे पानी का एक डोंगा पी और थोड़ा सा बाम मलकर सो जा, फर्स्ट क्लास नींद आएगी।
और सब ठीक हो जाएगा। सेठ और उसकी मोटर की ऐसी तैसी, ये सोचते हुए सौगंधी का बोझ हल्का हो गया, जैसे वो किसी ठंडे तालाब से नहा धोकर बाहर निकली है। जिस तरह पूजा करने के बाद इसका जिस्म हल्का हो जाता था, इसी तरह अब भी हल्का हो गया था। घर की तरफ चलने लगी तो कयालात का बोझ न होने के बाइज उसके कदम कई बार लड़खड़ाए। अपने मकान के पास पहुंची तो एक टीस के साथ फिर तमाम वाकया उसके दिल में उठा और दर्द की तरह उसके रोए रोए पर छा गया। कदम फिर बोझल हो गए और वो इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करने लगी कि घर से बुलाकर बाहर बाजार में मुंह पर रोशनी का चांटा मारकर एक आदमी ने उसकी अभी अभी हतक की है। ये ख्याल आया तो उसने अपनी पसलियों पर किसी के सख्त अंगूठे महसूस किए, जैसे कोई उसे भेड़ बकरी की तरह दबा दबा कर देख रहा है कि आया गोश्त भी है या बाल ही बाल है। उस सेठ ने, परमात्मा करे, सौगंधी ने चाहा कि उसको बद्दुआ दे, मगर सोचा बद्दुआ देने से क्या बनेगा। मजा तो जब था कि वो सामने होता और वो इसके वजूद के हर जर्रे पर लानते लिख देती, उसके मुंह पर कुछ ऐसे अल्फाज कहती कि जिंदगी भर बेचैन रहता। कपड़े फाड़कर उसके सामने नंगी हो जाती और कहती, यही लेने आया था ना तू, ले दाम दिए बिना ले जा इसे। ये जो कुछ मैं हूं, जो कुछ मेरे अंदर छुपा हुआ है, वो तू क्या, तेरा बाप भी नहीं नरीद सकता। इंतिठाम के नए नए तरीके सौगंधी के जहन में आ रहे थे। अगर उस सेठ से एक बार, सिर्फ एक बार उसकी मुठभेड़ हो जाए तो ये करे, नहीं ये नहीं, ये करे, यूं उससे इंतिठाम ले, नहीं यूं नहीं। लेकिन जब सौगंधी सोचती कि सेठ से उसका दोबारा मिलना मुहाल है, तो वो उसे एक छोटी सी गाली देने ही पर खुद को राजी कर लेती। बस सिर्फ एक छोटी सी गाली, जो उसकी नाक पर चिपकू मक्खी की तरह बैठ जाए और हमेशा वही जमी रहे। इसी उधेड़ बुन में वो दूसरी मंजिल पर अपनी खोली के पास पहुंच गई। चोली में से चाबी निकालकर ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो चाबी हवा ही में घूम कर रह गई। कंडे में ताला नहीं था। सौगंधी ने किवाड़ अंदर की तरफ दबाए तो हल्की सी चिड़चिड़ाहट पैदा हुई। अंदर से कुंडी खोली गई और दरवाजे ने जमाई ली। सौगंधी अंदर दाखिल हो गई। माधव मोछों में हंसा और दरवाजा बंद करके सौगंधी से कहने लगा, आज तूने मेरा कहा मान ही लिया। सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए बड़ी अच्छी होती है। हर रोज इस तरह सुबह उठकर घूमने जाया करेगी तो तेरी सारी सुस्ती दूर हो जाएगी और वो तेरी कमर का दर्द भी गायब हो जाएगा, जिसकी बाबत तू आए दिन शिकायत किया करती है। विक्टोरिया गार्डन तक हो आई होगी तू। क्यों? सौगंधी ने कोई जवाब न दिया और न माधव ने जवाब की ख्वाहिश जाहिर की। दरअसल जब माधव बात किया करता था तो उसका मतलब यह नहीं होता था कि सौगंधी जरूर उसमें हिस्सा ले, और सौगंधी जब कोई बात किया करती थी, यह जरूरी नहीं होता था कि माधव उसमें हिस्सा ले, चूंकि कोई बात करना होती थी, इसलिए वो कह दिया करते थे। माधव बेद की कुर्सी पर बैठ गया, जिसकी पुश्त पर इसके तेल से चपड़े हुए सर ने मेल का एक बहुत बड़ा धब्बा बना रखा था, और टांग पर टांग रखकर अपनी मूंछों पर उंगलियां फेरने लगा। सौगंधी पलंग पर बैठ गई और माधव से कहने लगी, मैं आज तेरा इंतजार कर रही थी। माधव बड़ा सिटपिटाया, इंतजार? तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं आज आने वाला हूं? सौगंधी के भिंचे हुए लब खुले, उन पर एक पीली मुस्कुराहट नुमोदार हुई। मैंने रात तुझे सपने में देखा था। उठी तो कोई भी न था। सूजी ने कहा, चलो कहीं बाहर घुमाए। माधव खुश होकर बोला, और मैं आ गया। भाई, बड़े लोगों की बातें बड़ी पक्की होती है। किसी ने ठीक कहा है, दिल को दिल से राह होती है। तूने ये सपना कब देखा था? सौगंधी ने जवाब दिया, 4 बजे के करीब। माधव कुर्सी से उठकर सौगंधी के पास बैठ गया, और मैंने तुझे ठीक 2 बजे सपने में देखा, जैसे तू फूलों वाली साड़ी, अरे बिल्कुल यही साड़ी पहने मेरे पास खड़ी है। तेरे हाथों में क्या था? तेरे हाथों में, हाँ, तेरे हाथों में रूपों से भरी हुई थैली थी। तूने ये थैली मेरी झोली में रख दी और कहा, माधव तू चिंता क्यों करता है, ले ये थैली। अरे तेरे मेरे रुपए क्या दो है? सौगंधी तेरी जान की कसम फौरन उठा और टिकट कटाकर इधर का रुख किया। क्या सुनाऊं, बड़ी परेशानी है। बैठे बिठाए एक केस हो गया है। अब 20-30 रुपए हो तो इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म करके छुटकारा मिले। थक तो नहीं गई तू? लेट जा, मेरी तरफ पैर करके लेट जा। सौगंधी लेट गई। दोनों बाहों का तकिया बनाकर वो उन पर सर रखकर लेट गई और इस लहजे में जो उसका अपना नहीं था, माधव से कहने लगी,
माधव, ये किस मोए ने तुझ पर केस किया है? बेल वेल का डर हो तो मुझसे कह दे, 20-30 क्या 150 भी ऐसे मौतों पर पुलिस के हाथ में थमा दिए जाएं तो फायदा अपना ही है, जान बची लाखों पाए। बस बस अब जाने दे, थकन कुछ ज्यादा नहीं है। मुट्ठी चापी छोड़ और मुझे सारी बात सुना। केस का नाम सुनते ही मेरा दिल धक धक करने लगा है। वापस कब जाएगा तू? माधव को सौगंधी के मुंह से शराब की बौस आई तो उसने ये मौठा अच्छा समझा और झट से कहा, दोपहर की गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। अगर शाम तक सब इंस्पेक्टर को 150 न थमाए तो ज्यादा देने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं 50 में काम चल जाएगा। 50? ये कहकर सौगंधी बड़े आराम से उठी और उन 4 तस्वीरों के पास आहिस्ता आहिस्ता गई जो दीवार पर लटक रही थी। बाएं तरफ से तीसरे फ्रेम में माधव की तस्वीर थी। बड़े बड़े फूलों वाले पर्दे के आगे कुर्सी पर वो दोनों रानों पर अपने हाथ रखे बैठा था। एक हाथ में गुलाब का फूल था। पासी तिपाई पर 2 मोटी मोटी किताबें धरी थी। तस्वीर उतरवाते वक्त तस्वीर उतरवाने का ख्याल माधव पर इस कदर धालिब था कि उसकी हर शय तस्वीर से बाहर निकल निकल कर पुकार रही थी, हमारा फोटो उतरेगा, हमारा फोटो उतरेगा। कैमरे की तरफ माधव आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और ऐसा मालूम होता था कि फोटो उतरवाते वक्त उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। सौगंधी खिलखिलाकर कर हंस पड़ी। उसकी हंसी कुछ ऐसी तीखी और नोकीली थी कि माधव के सुइया सी चुभी। पलंग पर से उठकर वो सौगंधी के पास गया। किसकी तस्वीर देखकर तू इस कदर जोर से हंसी है? सौगंधी ने बाएं हाथ की पहली तस्वीर की तरफ इशारा किया जो म्यूनिसिपल के दारो ठाइसफाई की थी। उसकी मुशी पार्टी के दारोगा की जरा देख तो इसका थोबड़ा। कहता था, एक रानी मुझ पर आशिक हो गई थी। ये मोह और मसूर की दाल। ये कहकर सौगंधी ने फ्रेम को इस जोर से खींचा कि दीवार में से कील भी पलस्तर समेत उखड़ आई। माधव की हैरत अभी दूर न हुई थी कि सौगंधी ने फ्रेम को खिड़की से बाहर फेंक दिया। 2 मंजिलों से फ्रेम नीचे जमीन पर गिरा और कांच टूटने की झनकार सुनाई दी। सौगंधी ने इस झनकार के साथ कहा, रानी भंगन कचरा उठाने आएगी तो मेरे इस राजा को भी साथ ले जाएगी। एक बार फिर उसी नोकीली और तीखी हंसी की पुवार सौगंधी के होंठों से गिरना शुरू हुई जैसे वो उन पर चाकू या छुरी की धार तेज कर रही है। माधव बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया, फिर हंसा। सौगंधी ने दूसरा फ्रेम भी नोच लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस साले का यहां क्या मतलब है? भूंडी शक्ल का कोई आदमी यहां नहीं रहेगा। क्यों माधव? माधव फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया और फिर हंसा, ही। एक हाथ से सौगंधी ने पगड़ी वाले की तस्वीर उतारी और दूसरा हाथ उस फ्रेम की तरफ बढ़ाया जिसमें माधव का फोटो जुड़ा था। माधव अपनी जगह पर सिमट गया, जैसे हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। एक सेकंड में फ्रेम कील समेत सौगंधी के हाथ में था। जोर का तहता लगाकर उसने ऊं की और दोनों फ्रेम एक साथ खिड़की में से बाहर फेंक दिए। 2 मंजिलों से जब फ्रेम जमीन पर गिरे तो कांच टूटने की आवाज आई तो माधव को ऐसा मालूम हुआ कि उसके अंदर कोई चीज टूट गई है। बड़ी मुश्किल से उसने हंसकर कहा, अच्छा किया, मुझे भी ये फोटो पसंद नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता सौगंधी माधव के पास आई और कहने लगी, तुझे ये फोटो पसंद नहीं था, पर मैं पूछती हूं, तुझमें ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को पसंद आ सकती है? तेरी पकौड़ा जैसी नाक, ये तेरा बालों भरा माथा, ये तेरे सूजे हुए नथुने, ये तेरे बढ़े हुए कान, ये तेरे मुंह की बास, ये तेरे बदन का मैल। तुझे अपना फोटो पसंद नहीं था। पसंद क्यों होता? तेरे ऐब जो छुपा रखे थे इसने। आजकल जमाना ही ऐसा है, जो ऐब छुपाए वही बुरा। माधव पीछे हटता गया। आखिर जब वो दीवार के साथ लग गया तो उसने अपनी आवाज में जोर पैदा करके कहा, देख सौगंधी, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तूने फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया है। अब मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूं। सौगंधी ने इससे आगे माधव के लहजे में कहना शुरू किया, अगर तूने फिर से धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने फिर किसी को अपने यहां बुलाया तो चुटिया से पकड़कर तुझे बाहर निकाल दूंगा। इस महीने का कर्ज मैं तुझे पूना से ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, क्या भाड़ा है इस खोली का? माधव चकरा गया। सौगंधी ने कहना शुरू किया, मैं बताती हूं। 15 रुपया भाड़ा है इस खोली का और 10 रुपया भाड़ा है मेरा। और जैसा तुझे मालूम है 2.5 रुपए दलाल के।
बाती रहे 7.5 है न 7.5। इन 7.5 रुपयों में मैंने ऐसी चीज देने का वचन दिया था जो मैं दे ही नहीं सकती थी, और तू ऐसी चीज लेने आया था जो तू ले ही नहीं सकता था। तेरा मेरा नाता ही क्या था? कुछ भी नहीं। बस ये 10 रुपए तेरे और मेरे बीच में बज रहे थे। सो हम दोनों ने मिलकर ऐसी बात की कि तुझे मेरी जरूरत और मुझे तेरी। पहले तेरे और मेरे बीच में 10 रुपए बचते थे, आज 50 बज रहे हैं। तू भी इनका बजना सुन रहा है और मैं भी इनका बजना सुन रही हूं। ये तूने अपने बालों का क्या सत्यानाश कर रखा है? ये कहकर सौगंधी ने माधव की टोपी उंगली से एक तरफ उड़ा दी। ये हरकत माधव को बहुत नागवार गुजरी। उसने बड़े कड़े लहजे में कहा, सौगंधी। सौगंधी ने माधव की जेब से रुमाल निकालकर सूंघा और जमीन पर फेंक दिया। ये चीथरे, ये चंदिया, उफ कितनी बुरी बात आती है, उठा के बाहर फेंक उन कोट। माधव चिल्लाया, सौगंधी। सौगंधी ने तेज लहजे में कहा, सौगंधी के बच्चे, तू आया किस लिए है यहां? तेरी मां रहती है इस जगह जो तुझे 50 रुपए देगी? या तू कोई ऐसा बड़ा गबरू जवान है जो मैं तुझ पर आशिक हो गई हूं? कुत्ते, कमीने, मुझ पर रोब गांठता है? मैं तेरी दबैल हूं क्या? भिकमंगे, तू अपने आप को समझ क्या बैठा है? मैं कहती हूं तू है कौन? चोर या गटकतरा? इस वक्त तू मेरे मकान में करने क्या आया है? बुलाऊं पुलिस को? पुणे में तुझ पर केस हो न हो, यहां तो तुझ पर एक केस खड़ा कर दूं। माधव सहम गया। दबे हुए लहजे में वो सिर्फ इस कदर कह सका, सौगंधी, तुझे क्या हो गया है? मेरी मां का सर, तू होता कौन है मुझसे ऐसे सवाल करने वाला? भाग यहां से वरना। सौगंधी की बुलंद आवाज सुनकर इसका थारिश ज़दा कुत्ता, जो सूखे हुए चप्पलों पर मुंह रखे सो रहा था, हड़बड़ाकर उठ बैठा और माधव की तरफ मुंह उठाकर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के भौंकने के साथ ही सौगंधी जोर से हंसने लगी। माधव डर गया। गिरी हुई टोपी उठाने के लिए वो झुका तो सौगंधी की गरज सुनाई दी, खबरदार, पड़ी रहने दे वहीं। तू जा, तेरे पूना पहुंचते ही मैं इसको मनी ऑर्डर कर दूंगी। ये कहकर वो और जोर से हंसी और हंसते हंसते कुर्सी पर बैठ गई। उसके ठारिश ज़दा कुत्ते ने भौंक भौंक कर माधव को कमरे से बाहर निकाल दिया। सीढ़ियां उतारकर जब कुत्ता अपनी टिंड मुंड दुम हिलाता सौगंधी के पास आया और उसके कदमों के पास बैठकर कान फड़फड़ाने लगा तो सौगंधी चौंकी। उसने अपने चारों तरफ एक हौलनाक सन्नाटा देखा, ऐसा सन्नाटा जो उसने पहले कभी न देखा था। उसे ऐसा लगा कि हर शय थाली है, जैसे मुसाफिरों से लदी हुई रेलगाड़ी सब स्टेशनों पर मुसाफिर उतारकर अब लोहे के शेड में बिल्कुल अकेली खड़ी है। ये खला जो अचानक सौगंधी के अंदर पैदा हो गया था, उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। उसने काफी देर तक इस खला को भरने की कोशिश की, मगर बेसूद। वो एक ही वक्त में बेशुमार ख्यालात अपने दिमाग में ठोंसती थी, मगर बिल्कुल छलनी का सा हिसाब था। इधर दिमाग को पूर करती थी, उधर वो ठाली हो जाता था। बहुत देर तक वो बेद की कुर्सी पर बैठी रही। सोच विचार के बाद भी जब उसको अपना दिल परचाने का कोई तरीका न मिला तो इसने अपने थारिश ज़दा कुत्ते को गोद में उठाया और सागवान के चौड़े पलंग पर उसे पहलू में लिटा कर सो गई। ऐसी और कहानियों के लिए आप किस्से कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक्स।